नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कंटिन्यूएशन में हैं, पिछले जो सीरीज हैं उन्हीं के, और इसमें आज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आते रहे हैं, महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी पीजीटी का एग्ज़ाम है, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है। इन सभी में ये क्वेश्चंस काफ़ी मदद करने वाले हैं, रिपीटेडली बार बार पूछे जाते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है ये सही है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है एक क्रेडिटर के द्वारा। सामान्य सिचुएशन में जिसका पैसा उधार होता है किसी पे, वो स्वयं बिल लिखता है और अपने डेटर से पैसे की डिमांड करता है। जब डेटर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तभी ऐसे बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। नेक्स्ट है 132। इसमें पूछा गया है, ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड्स। जब बायर से गुड्स वापस आ जाएं तो सेलर क्या भेजता है बायर के पास, इसमें यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रेडिट नोट। देखिए यहाँ पे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होते क्या हैं। जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपनी बुक्स में डेबिट या क्रेडिट करे और वो डेबिट और क्रेडिट किसी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं हो, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, उधार चुकाने के लिए, उधार देने के लिए, जब ऐसा कोई ना हो बल्कि कुछ एडजस्टमेंट करना हो। एडजस्टमेंट जैसे कोई सामान खराब निकल गया, बिल ज़्यादा का बन गया, सामान वापस हो गया, जब इन कामों के लिए केवल एडजस्टमेंट किया जाता है तब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन कोई हो नहीं रही है, केवल एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने बुक्स में डेबिट या क्रेडिट कर रही होती है। क्यों करती है? जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक सेलर है, सेलर ने किसी बायर को कोई सामान बेच दिया। सेलर ने बायर को सामान बेच दिया और बायर ने बाद में कुछ सामान खराब था इसलिए वापस कर दिया। जब सामान रिटर्न कर दिया तो क्या लिखना पड़ेगा? सेलर ने जब सामान बेचा था, मान लो 10,000 का बेचा था, तो उस समय सेलर ने अपनी बुक्स में बायर को कर दिया होगा अपने यहाँ पे डेबिट। सेलर ने अपनी बुक्स में बायर को डेबिट किया होगा। अब ये गुड्स वापस आ गई सेलर के पास, तो पैसे का तो कोई लेन देन होगा नहीं। सेलर ने बायर को 10,000 रुपये का डेटर बना रखा था अपनी बुक्स में। अब क्या करेगा? ये डेटरशिप को कम करेगा। तो कम करने के लिए इसको क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में। क्रेडिट करने के लिए इसके पास एक नोट भेजेगा जिसको बोलेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, मान लो 2,000 रुपये का सामान वापस हुआ तो अब तक 10,000 का ये डेबिट था, इसको क्रेडिट कर देगा 2,000 से और 8,000 रुपये का डेटर अब बच जाएगा और उसके पास नोट भेज देगा कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट्स में। तो सेलर भेजेगा बायर के पास क्रेडिट नोट। ठीक वही काम अब बायर क्या भेजेगा अगर ये पूछा जाए तो इसी काम के लिए बायर जब सामान वापस भेजेगा, तो क्योंकि बायर ने सामान जब खरीदा होगा तो बायर ने सेलर को अपनी बुक्स में क्रेडिटर लिखा होगा 10,000 का। आज सामान वापस कर रहा है तो बायर कहेगा क्रेडिटर को, अपने सेलर को, कि मैं आपको 2,000 रुपये का सामान वापस कर रहा हूँ, इसलिए 2,000 रुपये मैं आपके क्रेडिट में से घटा देता हूँ, यानी कि उसको डेबिट कर देगा। तो बायर बनाएगा डेबिट नोट, बस ये याद रखना, बायर बनाएगा डेबिट नोट इसी काम के लिए और सेलर बनाएगा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 133। इसमें पूछा गया है, इफ अ बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर 2016 फॉर 2 मंथ्स। 23 नवंबर 2016 को बिल एक्सेप्ट किया जाता है 2 महीने के लिए। व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ द बिल। बिल की पेमेंट के लिए ड्यू डेट क्या होगी? तो उसका तरीका है, जब महीने में दिया होता है तो महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। 23 नवंबर को इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया है 2 महीने के लिए, तो 2 मंथ्स इसमें ऐड कर देंगे। 2 मंथ्स ऐड करने का मतलब है कि नवंबर के बाद पहला मंथ हो जाएगा दिसंबर और दूसरा मंथ हो जाएगा जनवरी।
तो 23 जनवरी को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। जब महीने से महीने देखा जाता है तो सेम वाली डेट देख लेते हैं अगले महीने की। तो दूसरा महीना जनवरी हो गया, 2 महीने पूरे हो जाएंगे, 1 दिसंबर 2 जनवरी। अब 3 दिन जोड़े जाते हैं ग्रेस के, ये कस्टमरी है, और 3 दिन ग्रेस के जोड़ते ही डेट आ जाएगी 26 जनवरी। 26 जनवरी क्योंकि हम जानते हैं ये गजटेड हॉलीडे है, तो जब गजटेड हॉलीडे कोई आ जाए जिसके बारे में पहले से ही सबको पता होता है कि 26 जनवरी को छुट्टी होगी, तो प्रावधान ये है कि ऐसे केस में एक दिन पहले ही ड्यू डेट मान ली जाती है। तो एक दिन पहले का मतलब 25 जनवरी, और इस कारण से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी 2017। नेक्स्ट है दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी इनमें से किसके जैसी होती है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एक डिमांड बिल की तरह होती है। जैसे डिमांड बिल होता है कि जब प्रेजेंट करेंगे हम तब वो पे करना पड़ेगा, यानी कि डिमांड पे करना पड़ जाएगा पैसा, ठीक वैसे ही दर्शनी हुंडी। हुंडी दरअसल पुराने समय में, जैसे आज की डेट में हम यूज करते हैं चेक वगैरह का, जब बैंक्स नहीं होते थे तो उस समय जो देसी साहूकार होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो हुंडी लिखते थे। और दर्शनी हुंडी की खूबी ये होती थी कि दर्शनी हुंडी मतलब दर्शन कराने पे आपको पैसे देने ही होंगे, ये दर्शनी हुंडी की खूबी रहती थी। जिस दिन आप डिमांड करेंगे उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है 135। इसमें पूछा गया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, जब एक बिल रिटायर होता है द एक्सेप्टर डेबिट्स, तो एक्सेप्टर डेबिट किसको करता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्स पेबल अकाउंट। देखिए एक्सेप्टर होता कौन है, बिल लिखता कौन है? बिल लिखता क्रेडिटर, यानी कि जो सेलर होता है वो लिखता है। लिखता किस पे है? वो लिखता है अपने डेटर पे। डेटर मतलब जो बायर है, जो ऋणी है, जिस पे पैसा उधार है। अब यहां पे देखें कि जब ये सेलर बिल लिखता है बायर पे, तो बायर करता है एक्सेप्ट उसको, इसीलिए बायर को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो एक्सेप्टर भी यही होता है, और इसी को ड्रॉई भी बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई बोलते हैं। क्रेडिटर या सेलर जो होता है ये बिल लिखता है, इसको बिल का राइटर भी बोलते हैं, और इसको ड्रॉअर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रॉ कर रहा है, बिल लिख रहा है। यहाँ पे पूछा है एक्सेप्टर, जब बिल का रिटायरमेंट होगा तब डेबिट कैसे करेगा? एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर वो पर्सन है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया। जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया होगा उस दिन इसने इस बिल को अपने यहाँ एक बिल्स पेबल मान लिया होगा। बिल्स पेबल मानने का मतलब है कि बिल पेबल को इसने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लिया होगा अपनी लायबिलिटी के तौर पे। आज जब बिल का रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट का मतलब है समय से पहले पेमेंट कर रहा है, तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा। बिल कैंसिल करेंगे तो जो बिल्स पेबल इसकी लायबिलिटी थी, क्रेडिट था इसकी बुक्स में, उसको ये डेबिट कर देगा। तो इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और जो ये पेमेंट करेगा, एंट्री अगर इसकी बताऊं मैं, तो एंट्री इस तरीके से हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो ये पे करेगा। और अगर कोई रिबेट मिलेगी तो टू रिबेट लिख देगा। जैसे बिल मान लो 10,000 का था तो बिल कैंसिल हो जाएगा। मान लो इसने पेमेंट समय से पहले करी तो इस नाम पे इसको 9800 ही देने पड़े, 200 रुपये छोड़ दिए तो 200 रुपये इसकी रिबेट रिसीव्ड हो जाएगी, वो इसके लिए एक इनकम की तरह होगी। तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 136। 136 में अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जरूर शामिल होना चाहिए, ये जरूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, अगर यहाँ पे एक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे रहता तब भी वही बात होगी। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, ऑर्डर है पे करने का। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका रिलेटेड पिछले वीडियो में भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई कंडीशन नहीं रहती है, क्लियर कट बात रहती है कि भाई सौदा तो हमारा पहले हो ही चुका था, हमारे पैसे उधार थे इसलिए हमने बिल बनाया है, तो अब कोई कंडीशन नहीं है उसमें। आपको जब टेन्योर उसका पूरा हो जाएगा, महीने 2 महीने जितना भी लिखा है, उसके बाद आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ये सीधा ऑर्डर रहता है क्रेडिटर का अपने डेटर को। एक्सप्रेस ऑर्डर का भी मतलब ये होता है कि ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, क्लियर कट आदेश रहता है। तो एक ही बात है, इसलिए यहां पे एक्सप्रेस ऑर्डर सही होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, ए चेक इज ए। चेक इनमें से क्या है? इनमें से क्या बोला जा सकता है चेक? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह बोला जा सकता है आज की डेट में। दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन दी गई है, जहां पे बताया गया है कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह का प्रपत्र है, डॉक्यूमेंट है, जो एक निश्चित बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है और जो पैसा उसमें वर्णित होता है वो आदेश के अनुसार पे करना होता है। तो इसलिए जो चेक की नेचर होती है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही हो जाती है। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट है एक क्या? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, लीगली ट्रांसफरिंग योर राइट टू अदर्स। एंडोर्स का मतलब होता है कि हम अपने राइट किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक क्वेश्चन है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो सेलर है यानी कि जो क्रेडिटर है वो बिल बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है अपने बायर या कहो उसको डेटर के ऊपर बिल लिखता है। ऐसे केस में सेलर ने बिल लिख दिया 2 महीने के लिए, तो इसका मतलब जो बिल लिखा गया है उसको तो बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यही बिल ऑफ एक्सचेंज की 2 कॉपी रहती हैं, एक कॉपी जाती है बायर के पास, बायर के पास जो कॉपी रहती है बायर उसको कहता है बिल्स पेएबल, क्योंकि इसको पैसा पे करना है। इसी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो कॉपी रहती है सेलर के पास, सेलर उसको कहता है बिल रिसीवेबल, BR, इसको पैसा इस पे रिसीव करना है। यही बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसकी दोनों कॉपी को बायर बोलेगा अपने यहाँ इसको बिल्स पेएबल और इसी की कॉपी को सेलर बोलेगा बिल्स रिसीवेबल। बात आती है कि मान लो सेलर को ये पैसे 2 महीने बाद मिलने हैं, आफ्टर 2 मंथ्स। अब इसको 2 महीने बाद मिलने हैं लेकिन इसको आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई। सेलर कहीं से सामान खरीदने गया, उसने कहा कि पैसे दो, सेलर ने कहा पैसे नहीं है, बिल है मेरे पास एक 10,000 रुपये का लिखा हुआ, आप वो रख लो। इसने कहा ठीक है रख लेता हूं मैं। तो सेलर उस बिल पे बैक साइड में अपने साइन करके लिख के दे देगा कि भाई ये मैंने ट्रांसफर कर दिया इस पर्सन को, एंडोर्स्ड लिख देगा और अपने साइन कर देगा। तो जब एंडोर्स कर देगा इसका मतलब इसने ये अपने जो राइट थे इस बिल के ऊपर ये सौंप दिए एक थर्ड पार्टी को, मिस्टर जेड को। अब मिस्टर जेड को राइट हो जाएगा कि इस बिल की पेमेंट ये रिसीव करेगा 2 महीने बाद। इसी प्रोसेस को एंडोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है 139। तो 139 अगेन एक न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बिल लिखा गया 29 जून 2011 को 3 मंथ्स के लिए। मैच्योरिटी डेट क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 29 जून, बस रूल भाई है, अब महीने में है तो महीने ही लगाएंगे। 3 मंथ्स, 3 मंथ का मतलब हो गया जून के बाद पहला महीना हो जाएगा जुलाई, दूसरा महीना हो जाएगा अगस्त और तीसरा महीना हो जाएगा सितंबर। सितंबर की डेट सेम रहेगी, जब महीने से महीने होता है तो अगर डेज रहते हैं तो डेज ध्यान में रखने पड़ते हैं तब तो, लेकिन डेज नहीं है मंथ है तो सीधे की उस नेक्स्ट वही डेट आ जाती है उसी आने वाले महीने में। तो 29 सितंबर को 3 महीने पूरे होंगे, प्लस 3 डेज जोड़ेंगे ग्रेस के। अब ग्रेस के 3 दिन जोड़ोगे तो क्योंकि सितंबर तो 30 दिन का ही होता है, 30 दिन का होता है, तो ये 3 दिन इस बार कैसे जोड़ेंगे आप कि पहला दिन फर्स्ट डे जो होगा वो होगा 30 सितंबर को, सेकंड डे होगा 30 सितंबर के बाद आ जाएगा 1 अक्टूबर को, और थर्ड डे जो होगा वो होगा 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर हम जानते हैं गजटेड हॉलीडे है, पहले से ही भारत में तयशुदा छुट्टी होती है, गजटेड हॉलीडे है इसलिए 1 दिन पहले ही ड्यू हो जाएगा। अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो 1 दिन बाद ड्यू होता है, 4 अक्टूबर को होता, लेकिन ये 2 अक्टूबर को ड्यू हो रहा है। 2 अक्टूबर गजटेड हॉलीडे है, पहले से ही पता है तो 1 दिन पहले ही ड्यू मान लिया जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर से 1 दिन पहले मतलब 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। नेक्स्ट देखेंगे 140th, इसमें कहा है ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। अगर बिल को उसके मैच्योर होने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाए उसके होल्डर के द्वारा किसी अन्य पार्टी को, तो इस प्रोसेस को बोलते क्या है? तो सही जवाब है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है जब पेमेंट ना हो, ड्यू डेट आ जाए 2 महीने पूरे हो गए, जिस दिन पे होनी थी पेमेंट नहीं हुआ, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसऑनर हो जाना, बिल का अनऑर्डर हो जाना। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है समय से पहले ही पेमेंट कर देना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बिल को किसी तीसरे पार्टी को ट्रांसफर कर देना,
और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि बिल की मैच्योरिटी से पहले बैंक में जाके बैंक से पैसे प्राप्त कर लेना और बैंक को ये बिल दे देना, सौंप देना। नेक्स्ट देखेंगे 141 को पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनमें से किस फॉर्मूले के अनुसार हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो सामान हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही फॉर्मूला है वो ऑप्शन ए, ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में स्टॉक था, प्लस जोड़ देंगे परचेज हमने कितना किया, प्लस इस पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया हमने, वे सब जोड़ करके हो जाता है हमारे सामान की कुल लागत, यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पूरे सामान की जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि साल के शुरू का स्टॉक शामिल है, जो परचेज किया वो भी शामिल है और जो इस पे खर्च किया वो भी, ये टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन कुछ सामान बिना बिका हुआ बचा रह गया हमारे यहाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक उसको कहते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे तो नेचुरली टोटल कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया तो वो कॉस्ट बच गई जो सामान बिक गया है, तो ये बेचे गए सामान की लागत आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 142, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ एसेट यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। अब बैलेंस शीट में आमतौर पे जो वैल्यू दिखाई जाती है एसेट्स की वो किस आधार पे होती है, वो कौन सी वैल्यू होती है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू दरअसल यहाँ पे दिखाई जाती है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू होती क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई मशीन खरीदी या हमने कहीं कोई राइट खरीदा हुआ है किसी से, कोई हमने कॉपीराइट खरीद लिया या किसी के ट्रेड राइट्स हमने ले लिए, पेटेंट्स ले लिए, कुछ भी है, चाहे हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी, चाहे टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। मान लो हमने वो 50,000 रुपये की खरीदी और 50,000 रुपये की हमने खरीदी और हमने कहा कि ये 5 साल तक हम यूज कर पाएंगे, 5 ईयर्स तक, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन का तरीका अपनाया कि हर साल इसमें से 10,000 राइट ऑफ करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम राइट ऑफ कर देंगे वो तो हमने मान लिया खर्च हो गया, जो राइट ऑफ कर दिया डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने जो, वो तो एक्सपायर्ड वैल्यू हो गई, और जो वैल्यू बचती जाएगी जैसे 40,000 बच गई मान लो पहले साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, ये अनएक्सपायर्ड वैल्यू होगी। तो अनएक्सपायर्ड जो वैल्यू बचती है उसको ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, एक्सपायर्ड वैल्यू को P&L अकाउंट के डेबिट में ले जाया जाता है। बाकी ये कोई नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ जो ये हैं, ये इनमें से जो बाकी ऑप्शंस हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू, किसी फिक्स्ड एसेट की ऐसी वैल्यू जो उस फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करने में खर्च करनी पड़ जाएगी। जैसे हमारे पास एक मशीन है और हम अगर उस मशीन को रिप्लेस करना चाहें नई मशीन से, तो नई मशीन लाएंगे, पुरानी मशीन बिकेगी, इन सबको काट पीट के मान लो हमें 8 लाख खर्च करना पड़ेगा, तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू होती है कि मार्केट में उस सामान का आज की डेट में क्या रेट चल रहा है। रीवैल्यूएटेड कॉस्ट वैल्यू रहती है कि जो भी वैल्यू अगर हम उसको आज रीवैल्यू करें तो कितनी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है 143, लॉस बाई फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लॉस बाई फायर किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, एबनॉर्मल लॉस है। देखिए एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो बाई चांस होता है, एक्सीडेंटली होता है, लापरवाही के कारण होता है, जिससे संस्था को लॉस हो जाता है और बार बार ना होने वाला लॉस होता है। ऐसा लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है। जैसे चोरी से, यानी कि चोरी से हानि हो जाना, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, लॉस बाई एक्सीडेंट, लॉस बाई फ्लड, इन सभी कारणों से जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ। फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एग्जाम्पल है किस टाइप का। तो फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई एसेट हमारे पास जनरेट हो जाए जिसको करने से, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब हमने पैसा खर्च किया और हमारे पास एक एसेट बन गई, पैसा खर्चा हमने फर्नीचर बन गया, कैसा खर्चा हमने बिल्डिंग बन गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ऐसे खर्चे जिनसे कोई फिक्स्ड एसेट नहीं बनती है हमारे पास, जो कोई फिक्स्ड एसेट का निर्माण नहीं करते हैं, ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे हमारी एसेट की कीमत नहीं बढ़ रही है। दूसरी एक पहचान होती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे क्योंकि एसेट बढ़ती है इसलिए वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें दिखते हैं एज ए रिजल्ट, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड बढ़ी हुई दिखती है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनकी वजह से हमारे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ दिखता है, मतलब डेबिट साइड में वो लिखे जाते हैं खर्चे के तौर पे। तो डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखेंगे
145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ट्रेडिंग चार्जेज, इनमें से कौन सा एक नॉन ट्रेडिंग चार्ज है। तो गिवन ऑप्शन में सारे के सारे ही नॉन ट्रेडिंग चार्ज हैं। ट्रेडिंग चार्ज होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे के ट्रेड से संबंधित होते हैं, जो डे टू डे की कार्यवाहियों में खर्च होते हैं। नॉन ट्रेडिंग चार्ज ऐसे होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे की वर्किंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि ओकेशनल नेचर के होते हैं, जब तभी होते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, ये बिजनेस का कोई डे टू डे की वर्किंग का काम नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू रिटर्न ऑफ, यहाँ पे इश्यू ऑफ डिवेंचर या इश्यू ऑफ शेयर होगा। रिटर्न ऑफ, अगर शेयर इशू किए और उन पे कोई डिस्काउंट था, डिवेंचर इशू किए उन पे कोई डिस्काउंट था, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी लॉस होता है, लेकिन वो भी नॉन ट्रेडिंग ही होता है। हालांकि शेयर आज की डेट में डिस्काउंट पे इशू ऑफ किए नहीं जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी एक नॉन ट्रेडिंग चार्ज है, ये ट्रेड की वजह से नहीं है, ये सरकार हम पे लगा रही है, हमारे ट्रेड्स का इससे डे टू डे का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है 146, इसमें पूछा है टोटल प्रॉफिट मीन्स, टोटल प्रॉफिट बराबर क्या होगा। तो देखिए टोटल प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा जब टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट घटा दें। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, और टोटल कॉस्ट जो हमें टोटल खर्च करना पड़ा, तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है 147, इसमें पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चंस में सीधा हमको देखना चाहिए कि हम सेल कर रहे हैं कितने की, 2000 रुपये की, और प्रॉफिट हो रहा है 25%, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट पे। तो इसका मतलब अगर हम कॉस्ट 100 मान लें तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा 25 हो रहा है। अब कॉस्ट अगर हमारी 100 है सामान की और प्रॉफिट 25 हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको 125 में बेच रहे होंगे। ये जो वैल्यूज आती हैं इनको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूज, और ये जो अमाउंट लिखी होती है डायरेक्ट, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जब हमारे पास रिलेटिव वैल्यू अवेलेबल हो और हमें से इन रिलेटिव वैल्यूज में से किसी एक की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, तो बाकी दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। तरीका क्या है कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट का मतलब जो डायरेक्ट अमाउंट हमारे पास लिखी हुई है 2000 रुपये, ये क्या है, ये है यहाँ पे बताया है, ये सेल है, सोल्ड फॉर इतने की बेची गई है ये गुड्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है। तो जो सेल है उसकी रिलेटिव वैल्यू है 125, और हमें निकालना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसकी रिलेटिव वैल्यू है 100, तो जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं, और जो हमने बेस बनाया हुआ है उसकी वैल्यू को नीचे रख लेंगे। तो 125 नीचे रख देंगे, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। 24 जा 25 जा 5 से ये 4 जा, और ये 4 से 4, तो 4 4 16, और सही जवाब इसलिए आ जाएगा ऑप्शन ए 1600, 1600। नेक्स्ट देखेंगे 148, बैड डेट्स रिकवर्ड इज, बैड डेट रिकवर्स इनमें से क्या है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। देखिए बैड डेट जब होता है जब हमारा डेट डूब जाता है, डेट का मतलब डेटर, जो हमने उधार बेच रखा है सामान, वो लोग हमारे डेट में शामिल होते हैं। तो वो अगर बैड हो जाए मतलब हमारा पैसा डूब जाए तो वो लॉस होता है, हम P&L के डेबिट में लिखते हैं। ये डूबा हुआ पैसा किसी कारण से वापस आ जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले हम इसको लॉस मान चुके हैं। अब जब वापस मिल रहा है तो एक नए प्रॉफिट की तरह है हमारे लिए, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 149, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे वैल्यू किया जाता है किस पे। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से जो भी कम है उस पर वैल्यू किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक को। अब कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस को मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो उस पर मापेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, और मार्केट प्राइस कम है तो उस पर मापेंगे। इसका कारण होता है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस के अलावा इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म भी इसी को बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बोला जाता है प्लेइंग सेफ, यानी कि हम सेफ प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग सेफ प्ले। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई हानि है तो उसको प्रोवाइड करके चलिए। तो इसीलिए हम जो हमारा स्टॉक होता है उसको न्यूनतम कीमत पे मान के चलते हैं। नेक्स्ट है 150, इसमें पूछा गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सोन इन ट्रायल बैलेंस शुड बी सोन ऑन। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो अब उनको कहाँ दिखाया जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, लायबिलिटी साइड में।
अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखे हैं तो अब उनको P&L में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उनको केवल लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इसका कारण क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से जानकारी दी है, कोई हमें दिए हैं एक्सपेंसेस, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर 200 रुपये, फिर हमें एडजस्टमेंट में मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये। तो इस बात का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है इनकी तो, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये अभी तक ये बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं है। रिकॉर्ड हुए नहीं है तो हमें रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। इसलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सपेंस हो गए हमारे 200 रुपये, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करते हैं 100 रुपये, क्योंकि ये अभी पे नहीं हुए लेकिन पे करने पड़ेंगे ही हमें, तो कुल खर्चा 300 का है। और नीचे बैलेंस शीट में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये। मान लो ये 100 रुपये यहाँ पे नहीं दे रखे होते, जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, मान लो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 रुपये, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, तो मतलब ये रिकॉर्डिंग में चढ़ चुके हैं। जब रिकॉर्डिंग में चढ़ाए होंगे हमने तो एक एंट्री करी होगी इनके लिए, हमने एंट्री करी होगी एक्सपेंसेस डेबिट 100 रुपये टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग की हमने एंट्री ऑलरेडी कर ली। इसका मतलब हुआ कि जब हमने आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हुए तो नेचुरली इस एक्सपेंसेस में भी ये 100 रुपये जुड़े होंगे, और ये 100 रुपये जुड़ करके ऐसे केस में अब हमें ये ट्रायल बैलेंस में 300 दिखेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ 100 है तो ये बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों, ये डेबिट हो चुका है एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसलिए अब ये रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हमारे पास P&L जब अकाउंट में आएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 300 रुपये। अब 300 हमने ऑलरेडी लिख दिए, तो अब इन आउटस्टैंडिंग को दोबारा से ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल एडिंग हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी 300 हैं ही पहले से ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो P&L में ऑलरेडी एक्सपेंसेस पूरे के पूरे विद आउटस्टैंडिंग हैं ही, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। केवल इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, P&L में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये दोहराव हो जाएगा इनका। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।